हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर क्यूट सा चैनल वेव फिजिक्स हजारीबाग। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त उमेश कुमार और आज लेकर के हाजिर हूं आपके लिए कुछ खास। दोस्तों, झारखंड बोर्ड द्वारा 10-12 का रूटीन जारी कर दिया गया है जिसमें 12th का फिजिक्स एग्ज़ाम 22 मार्च को है। दोस्तों, ये आने वाला 22 मार्च आपके लिए कुछ खास हो, इसके लिए हम भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे विशेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ग्रेट कलेक्शन। दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं होंगे। काफ़ी क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे कि 100% क्वेश्चन आपका इसी से दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपका आने वाला कल अच्छा हो। पहला क्वेश्चन है, the number of electrons that should be removed from an uncharged body to have a charge of 1 कूलम। दोस्तों, सीधी सी बात है कि कोई अनचार्ज्ड बॉडी है, मतलब न्यूट्रल होगा वो, उससे हम चाहते हैं कि इस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज डेवलप हो जाए, तो इससे हम कितना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें। तो दोस्तों, आप जानते हो कि फार्मूला होता है Q इजिकल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर आपका क्यू पता है, एन चाहिए, तो एन इजिकल्स टू हो जाएगा क्यू बाई ई। ठीक है, यहाँ पे क्यू का वैल्यू आप 1 पुट करोगे और ई का वैल्यू पुट करना है 1.67 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्टली आपका पहला आंसर मिल जाएगा, ये 6.25 इंटू 10⁻18। अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स को इसे रिमूव किया जाए तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ऑफ 1 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a sphere of bad conductor is given charge, then it distributed on। अगर किसी बैड कंडक्टर पे चार्ज को दे दिया जाए तो क्या होगा, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो ऑप्शन है सरफेस, सरफेस एंड ऑल्सो इनसाइड, सी ऑप्शन है ओनली इनसाइड द सरफेस एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, अगर कोई बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर पे चार्ज आप जहां दोगे वो वहीं पे रुक जाएगा, वो ना तो अंदर जाएगा, ना बाहर जाएगा, ना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कुछ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज। अगर किसी बॉडी को चार्ज कर दिया जाए, अगर कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो उसका मास बढ़ जाएगा, चूंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। और किसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तब मास लेके जाएगा, उसका मास घट जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ बोला नहीं है कि कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज के बारे में नहीं बोला गया है तो इसका चार्ज, इसका मास इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E इजिकल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर चार्ज को इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे ले जाए, ये चार्ज है और इन्फिनिटी पे जाकर हम चेक करें कि उसका इंटेंसिटी क्या होगा, तो आर इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो के क्यू बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये पूरा पूरी 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज 0। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस ऑफ 2 चार्जेस फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए दोस्तों, आप जानते हो कि कूलम फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में, फार्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर दोनों के बीच डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ये अगर नीचे वाले भाग इंक्रीज करता है डिनोमिनेटर, तब पूरा वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज। अगर किसी होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, मतलब कि चार्ज बॉडी पे है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब क्यू यहाँ पे 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ओके, तो राइट आंसर इज बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, याद रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चार्ज A and B attract each other. Charge B and C attract each other. Then A and C will attract each other, repel each other, will not affect each other. मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ए और बी क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और बी और सी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब अगर इसको पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, यहाँ भी अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ए और सी का नेचर सेम टू सेम होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थीन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर यहाँ पे है, तो इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है दोस्तों, याद रखिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो लॉलीपॉप का सवाल है, ये कूलम होता है, याद रखिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है दोस्तों, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज होता है 80। ये शुरुआत में ही जब पढ़ाया जाता होगा आपको, तो चार्ज का एसआई यूनिट, उसका डायमेंशनल फार्मूला ये सब बताया जाता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है 80, याद रखिए, ज़्यादा कोई इशू नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ। कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब कि क्या करें, मॉड लगा देंगे तो सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो कौन सा आंसर होगा, ये बी नंबर इज द राइट आंसर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें से कौन है जिसका चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये 30 नंबर क्वेश्चन जानने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। अगर N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई। अगर ये वैल्यू अगर परफेक्ट आता है तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और परफेक्ट नहीं आता है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको सॉल्व किया है, मैं बता रहा हूँ, आप भी सॉल्व करके देख सकते हो। ये सी नंबर जो आपका है, सॉरी आपका बी नंबर, ओके, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है जजमान ना, ये ABC है सर, कितना कौन सा है, ये 3.2 और फिर ये है आपका 6.4, तो 13 का आपका कौन सा नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार, आपका ये सी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ये एग्जिस्ट नहीं करता, हमने सॉल्व किया है इसलिए मैं याद कर रहा था अभी। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद वही Q इक्वल्स टू एन ई, तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये एग्जैक्टली ये इतना वैल्यू आपका एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी चार्ज होगा तो एक इंटीजर में होगा, परफेक्ट नंबर में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द लॉज गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज एट रेस्ट। देखिए दोस्तों, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट। ये बचपन से जानते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये किसके, कौन सा लॉ है ये, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ये कूलम्स के लॉ के द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन छूट गया है, टू चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड, द फोर्स बिटवीन देम। देखिए दोस्तों, अगर दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज, अब एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, अभी डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, तो फोर्स लग रहा होगा F इजिकल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको डबल कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देखिए वैल्यू चूंकि स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तीसरे क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का सेकंड अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर, 2 टाइम्स करेंगे तो ठीक है, तो क्या हुआ 1/4 ये घट जाएगा पहले से, तो डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा दोस्तों, ये अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज कर जाएगा। तो 15th का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगा ना, ये देख रहे हैं हम लोग पे, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका चेक करते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिकम्स 1/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस each of magnitude 1 coulomb separated by 1 meter in air। अगर दोनों के बीच डिस्टेंस 1 कूलम है, डिस्टेंस 1 मीटर है, चार्जेस 1 है, तो F इजिकल्स टू फार्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
के Q1 Q2 बाय स्क्वायर, तो Q1 1 Q2 भी 1 और डिस्टेंस भी 1 का स्क्वायर, तो 1/1 बाय आर स्क्वायर 1 ही होगा। और वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे, के पे, तो के का जो वैल्यू होगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वैल्यू होता है 9, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, सो सी नंबर इज द राइट आंसर। तो 16 का आप आंसर सी नंबर हो जाएगा। आप याद कर लीजिए, ठीक है, फटाफट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये फार्मूला होता है दोस्तों 8.854 × 10⁻12, यही इसका राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। हम जल्दी बना रहे हैं ताकि टाइम आपका बर्बाद ना हो, आप जल्दी से क्वेश्चन को याद कर लें ताकि और भी कुछ पढ़ सकें आप। मैं और भी वीडियो डालूंगा इसमें, ठीक है। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं वादा करता हूँ कि प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए लेके आऊँगा और मैं बहुत जल्द ही 4 से 5 दिन के अंदर सारा का सारा कंप्लीट कर दूंगा। और ये आपके एग्जाम में एकदम 100% आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। आप क्वेश्चन देखकर भी समझ में आपको आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इज, ये किसका वैल्यू है। अब देख लीजिए के का वैल्यू है, के को लिखते हैं 1/4πε0, तो ये वैल्यू पूछा किसका होगा, तो सेम टू सेम उसी का होगा जो के का होगा। तो के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, मतलब कि क्या होता है ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये घुमा के पूछा है, ये बस समझना था हम लोग को, और कुछ नहीं, ज़्यादा मत लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू। देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है कि के का वैल्यू जनरली होता है 1/4πε, जहाँ एप्सिलॉन का फार्मूला होता है εr × ε0। तो εr बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर डिवीजन में मल्टीप्लाई में इधर क्या हो डिवीजन हो जाएगा, तो εr = हो जाएगा ε/ε0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ε/ε0 कौन सा है ये, तो हम दिख पा रहा है हमको कि फर्स्ट में ही दिख रहा है आपको, ε/ε0 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज Q0 एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज F, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए दोस्तों, मैं क्या बताऊं, टाइम बहुत कम यहाँ पे है, मैं तो पूरा का पूरा बता देता आपको, बट टाइम बचाना है। तो आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = F/Q0, ठीक है, F/Q0, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगर कभी मौका मिले तो मेरा हजारीबाग में अपना इंस्टीट्यूट है जो कि लोचन पथ के अपोजिट में, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में ही मेरा सेंटर है, वेब फिजिक्स क्लासेस के नाम से। यहाँ पे क्रैश कोर्स अभी चल रहे हैं, बड़ी धुएंधार तरीके से चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी शुरू किया गया है। तो अगर मौका मिले तो कभी एक बार मेरे सेंटर को जरूर विजिट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, द यूनिट, यहाँ पर ऑफ छूट गया दोस्तों, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय चार्ज। अभी हम लोग देखिए फोर्स बाय चार्ज, ये था ना, फोर्स बाय चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, ठीक है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फार्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, ठीक है, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का फार्मूला डायमेंशन फार्मूला पुट कीजिएगा mLT⁻², ठीक है, और नीचे 80, अगर उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा mLT⁻³ और A⁻−1, दैट इज बी इज द राइट आंसर। अब चेक कर सकते हो, यहाँ संभव नहीं है, ठीक है, बस याद रख लेना है mLT⁻³ A⁻−1। ओके, सो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, द फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस्ड इन इट विल बी, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज Q रखा हुआ है तो इस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू होगा Q × E, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसका दिख रहा है, ये आपका ए नंबर दिख रहा है, F = Q × E, यही राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, फोर्स जो लगेगा उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q इज, ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास है, यहाँ पे Q कोई पॉइंट चार्ज है और इसे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है E = K⁻Q/R², जहाँ पे यहाँ पे सब K का वैल्यू पुट किया हुआ है, तो K का वैल्यू होता है 1/4πε0, तो क्या हो जाएगा, अगर उसको चेंज करें हम तो 1/4πε0
Q/R²। तो ये कैसा कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों? तो ये मैच कर रहा है बी नंबर, मतलब 24 का बी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा, 100% राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करता है भाई, देख लेते हैं एक बार। ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों रखे गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पे चार्ज लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, और अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, ठीक है। तो कह रहा है, क्या बोला भाई इसने ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन देम विल बी इक्वल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द सेम, देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि दोनों पे फोर्स जो लगेगा, इस पे अगर माइनस चार्ज यहाँ है, प्लस चार्ज यहाँ पे है, तो माइनस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर फील्ड इधर है तो इसके अपोजिट लगेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सो बी नंबर इज द राइट आंसर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। देखिए दोस्तों, वेक्टर को आप जानते हैं, जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। चार्ज तो वेक्टर कभी होता नहीं है, कैपेसिटी कभी वेक्टर होता नहीं है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और लास्ट ऑप्शन है डी नंबर, नन ऑफ दिस नहीं होगा दोस्तों, ये तो होगा नहीं, बट ये होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब भी हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो E इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं F/Q0। इस पे वेक्टर हम लगा दिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस। देखिए दोस्तों, कोई सोप बबल है, मतलब साबुन का फेन, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये सारे एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। जब दूर भागना चाहेगा तो चूंकि ये चार्ज जो है कहाँ है, सो बबल पे ही है, तो ये दूर भागना चाहेंगे तो उसका रेडियस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कई बार कहीं बहुत जगह पे क्वेश्चन देखे हुए हैं। इसको याद रखिए, सो बबल वाला क्वेश्चन जो है क्या करना है उसमें, चूंकि जब चार्ज हम डालते हैं नेगेटिव होगा तो वही कहानी होगा, चूंकि नेगेटिव दूर भागना चाहेंगे तो फिर से क्या होगा, ये फैलेगा, ये क्या कर जाएगा, ये एक दूसरे से फैलेंगे, दूर भागेंगे, तो रेडियस इसका इंक्रीज कर जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ओके। इंक्रीजेस, उसका रेडियस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, बट कोई बात नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है P इज इक्वल्स टू Q टाइम्स 2L। चार्ज का होता है कूलम, एसआई यूनिट, और यहाँ पे लेंथ है, इसका हो जाएगा मीटर, तो कूलम मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 5 इलेक्ट्रिक डायपोल्स each made of the charge plus minus separated by L are located in a closed surface. The total electric flux on the surface is। देखिए दोस्तों, यहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये कोई क्लोज सरफेस है, ये यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिक डायपोल हैं, तो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रिक डायपोल भी होगा तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के चार्ज की वजह से फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से फील्ड अंदर की तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, अंदर में 0 होगा। अब वैसे ही यहाँ पे पाँचों की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज में होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तो फ्लक्स उसका 0 होगा, ठीक है। सभी की वजह से क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 पे। 3 पॉइंट चार्जेस 4Q, कैपिटल Q एंड Q आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, ये दिख रहा है, ठीक है, सेपरेटली। इफ नेट फोर्स ऑन Q इज 0, द वैल्यू ऑफ Q इज। देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया है, जैसे कि 3 चार्जेस यहाँ पे हैं,
ठीक है। ये जब पहले के जब कॉन्सेप्ट पहले के जब पैटर्न हुआ करता था तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल आया करता था कि तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें, दो चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1 Q2, तीसरा चार्ज को हम कहाँ रखें कि टोटल फोर्स इस पर जो है वो जीरो हो, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो हम क्या करेंगे, अभी के क्वेश्चन में क्या करेंगे, दो चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, दोनों के बीच फोर्स निकालिए, फिर ये दोनों के बीच फोर्स निकालिए, ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने के बाद यहाँ से डिस्टेंस का वैल्यू निकलेगा कि भाई थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें कि टोटल सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो, नेट फोर्स इस पे जीरो लगे, ठीक है। तो यहाँ पे Q का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए हैं, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया दोस्तों, ये आपका आएगा -Q चार्ज। वही बोले ना कि -Q चार्ज ही रखा जाता है, यहाँ पे ये घुमा के क्वेश्चन किया हुआ है। तो इसका 30 का ए नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ एलिमेंट्री एरिया DA, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E.ds। क्या होता है, E.ds, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और E.da डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे यहाँ पे तो EDS cos थीटा होता है, EDS DA cos थीटा, है ना। और चूंकि सरफेस एरिया और वो दोनों जो है एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का नॉर्मल है ना, तो एंगल 0 डिग्री पे है दोनों पे, तो cos 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर और नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका फ्लक्स हो जाएगा Q इजिकल्स टू E इंटू DA, चूँकि वहाँ पे cos 0 वैल्यू 1 होता है, तो EDA, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, ठीक है। देखिए ये जो है आपका गॉसेस थ्योरम था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज Q रखा हुआ है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स Q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/ε0 टाइम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है दोस्तों, इसके सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा आपको बताना है। तो ये कोई भी अगर प्लेन चार्ज शीट है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्टेंस r पे इसको रखा गया है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ करते थे, फिर फ्लक्स निकालते थे गॉसेस थ्योरम का यूज़ करके, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो 33 का इसका राइट आंसर हो जाएगा σ/2ε0, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, σ/ε0, ठीक है। अगर लार्ज शीट होता है तो वहाँ क्या होता है, σ/ε0, ठीक है। तो ये अभी क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा σ/2ε0। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नियर ये चार्ज कंडक्टर, किसी कंडक्टर के नज़दीक, अभी आ गया क्वेश्चन ना, कोई कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज कंडक्टर है, इसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है σ/ε0, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, हमने बताया अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नियर एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ऑफ चार्ज सिलेंडर। एक चार्ज सिलेंडर है जो कि इन्फाइनाइटली लार्ज है, ये भी गॉसेस थ्योरम का यूज़ करके किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बड़ी प्रोसेस एक है ना। ये एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एक फ्लक्स इधर से, एक फ्लक्स इधर से, और दूसरा फ्लक्स इधर से। तो 3 एरिया यहाँ पे कंसिडर करते हैं जहाँ से फ्लक्स जनरेट होता है, जबकि इधर और इधर ऊपर नीचे से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होता है। जो भी होगा वो आपके यहाँ से होगा, इस चार्ज सिलेंडर है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, गॉसेस थ्योरम लगाइएगा 3 जगह, φ1 + φ2 + φ3 सॉल्व करने के बाद आपका इसका राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों, λ/2πε0r। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। वैसे भी आप याद कर लो, एग्जाम में आएगा, फटाफट मार देना है, नो झंझट, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज, ठीक है। अगर एक चीज़ याद रखिए, और भी क्वेश्चन बहुत सा कॉमन मिलेगा, गलती से भी एक बार और भी टाइप हो गया ये गलती से, कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर एक कोई सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बाहर की तरफ, है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, फील्ड अंदर की तरफ। तो जितना, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
जितना फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर से बाहर जाएगा उतने फ्लक्स नेगेटिव चार्ज की वजह से बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर में नेट फ्लक्स जो हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहता है। ये नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन ए बॉडी इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू इट। दोस्तों ये पहला ही क्वेश्चन था जो मैंने बताया आपको कि किसी बॉडी पे 1 कूलम नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप इसके होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 सी नंबर। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन है, बहुत सारा घुमा फिरा पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन को, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी इज इंक्लाइंड एट एनी एंगल विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। देखिए दोस्तों, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे लगता है अलोंग अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर एक टॉर्क डेवलप होता है। क्या होता है यहाँ पे, एक टॉर्क डेवलप होता है। तो टॉर्क जो डेवलप होता है वो पी क्रॉस ई होगा, पी क्रॉस ई होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर अभी तक भी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपना प्यार दे दें, इससे मुझे बहुत ही हौसला बढ़ता है मेरा। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी इज इंक्लाइंड एट 90 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी मैग्नीट्यूड। देखिए दोस्तों, अगर 90 डिग्री पे कंडीशन है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई। ठीक है, पी क्रॉस ई ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड हो जाएगा टॉर्क इजिकल्स टू पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा। अभी थीटा वैल्यू कितना बोला, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 होता है 1, कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया इंटू पी, तो टॉर्क कितना हो जाएगा पी इंटू ई, ये मैग्नीट्यूड होगा जाएगा जब वो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ई व्हेन द एंगल बिटवीन देम। अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि टॉर्क जो होता है पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा, और इस साइन थीटा वैल्यू मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे। अगर ये मैक्सिमम होगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर 90 डिग्री। ठीक है, इसका राइट आंसर सॉरी ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी आर लोकेटेड at 100 centimeter from the center of the electric dipole. ठीक है, A is an axial point while B is in equatorial point through the dipole center. The electric field intensity at A is E and then the electric field intensity at B. देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजिशन पे जो होता है, एक्सियल पोजिशन पे ये होता है 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ठीक है, तो यहाँ एक्सेल पे कौन है, ए है, और इक्वेटोरियल पे कौन है, बी है। तो ए जो होगा वो 2 टाइम्स बी होगा, ये क्या होगा 2 टाइम्स बी होगा। तो पूछा है कि भाई देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए बी, तो बी के पास क्या होगा, तो बी जो होगा वो ए का आधा होगा, तो a/2, इसका ऑप्शन कहीं है क्या, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बोला है तो क्या हो जाएगा e/2। सो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ये डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, एट व्हाट एंगल डू 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, ये दोनों कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन पूछा गया कि आपको पता है कि नहीं, है ना, ये उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है भाई, उल्लू बनने वाले में है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका डी है, आंसर डी होगा। ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU
देखिए दोस्तों, ये याद रखिएगा, 1 ESU का वैल्यू होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। कितना वैल्यू होता है? 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ESU, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1 ESU बराबर 4.78 इंटू 10⁻10। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, वो आपका कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है ये? कंजर्वेटिव। कुछ कंजर्वेटिव होते हैं और कुछ कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, इसके लिए क्या पहचान है, ये मैं कभी आपको वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो बना करके डिस्कस करूंगा, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ठीक है। 45 कहता है देयर 2 आइडेंटिकल स्फेयर्स। यहाँ पे 2 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, ए एंड बी। ए इज गिवेन प्लस क्यू चार्ज एंड बी इज गिवेन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। दोनों पे क्या किया गया है? एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज है। मास ऑफ ए इंक्रीजेस, मास ऑफ बी इंक्रीजेस, नो इफेक्ट ऑन मास, नन ऑफ दिस, ठीक है। कह रहा है कि किसी 2 चार्जेस हैं, एक ए, 2 स्फेयर हैं, एक ए और बी, एक ए और एक क्या है? बी। ये वीडियो का स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि नेगेटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव का क्या मतलब है। तो अगर ए पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, माइनस प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इलेक्ट्रॉन भागा हुआ है ना। तो इसका क्या होगा? मास डिक्रीज करेगा ए का, मास ऑफ ए इंक्रीज। ये तो गलत है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि बी पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि कहीं से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आया है बाहर से, ठीक है। तो इसका मास इंक्रीज कर जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास ऑफ बी इंक्रीजेस। तो राइट आंसर हो जाएगा मास ऑफ बी इज इंक्रीजेस, ठीक है। द स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन, द स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये होता है चार्ज पर यूनिट केजी, चार्ज पर यूनिट केजी। 1 kg में मास में कितना चार्ज होगा, 1 kg मास में कितना चार्ज होगा, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो इसका 46 का राइट आंसर हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। मतलब कि अगर 1 kg मास है, 1 kg मास वाला इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर चार्ज कितने डेवलप होंगे? उस पर चार्ज डेवलप हो जाएंगे 1.8 इंटू 10⁻11। किस पे? 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक चार्ज। तो इसको याद रख लीजिए और कोई इसका उपाय नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, डीबे इज द यूनिट ऑफ। देखिए दोस्तों, ये डीबे क्या है? तो डीबे, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P = Q × 2L, ठीक है। चार्ज का होता है कूलम और आपका लेंथ का हो जाएगा मीटर। मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं डीबे। अगर नहीं पता तो आज के बाद आप याद रख लीजिए कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डीबे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीबे। तो डीबे किसका होगा भाई? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो आंसर इज द बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on the surface of a charged conductor is। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखिए कि कोई भी कंडक्टर हो, जैसे भी हो, अगर यहाँ चेक करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ चेक करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ कहीं भी आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कंडक्टर का जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू, 1 कूलम चार्ज में कितना होगा, ठीक है। तो इसका अच्छा, ये 1 कूलम चार्ज में कितना ESU होगा? तो 1 कूलम चार्ज का ESU हो जाएगा 2.99 इंटू 10⁹ ESU, है ना। 1 कूलम में कितना ESU होगा? 2.99 इंटू 10⁹ ESU होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P = PI कैप। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है
कि डायपोल मोमेंट किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। आई क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। द टॉर्क ऑन इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया हुआ है ई नॉट से, तो ये इधर जो है पी है आपके एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ई नोट कह रहे हैं वो वाई के डायरेक्शन में। देखो कैसे है, ऐसे फिर से देख लो आप पे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर है, आई के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई के डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये टॉर्क जो लगेगा वो किधर लगेगा, तो टॉर्क ये ऐसे टॉर्क लगेगा तो इसका डायरेक्शन होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि ये अगर ये एक्स है ये वाई है तो वो जेड के डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा वो, ये वेक्टर में आप पढ़े होंगे, तो एलोंग दी जेड एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा के दिखा, और उस मंजिल से कहा कि दम है तो मिटा के दिखा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी सबस्टांस कैन बी लेस देन। किसी भी कोई भी कंडक्टर है, हम कह रहे हैं कि इस पर कम से कम चार्ज कितना होगा, तो या तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ नहीं की बात तो है नहीं, बोल रहा है कि होगा, तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन चाहे एक प्रोटॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कम से कम किसी चार्ज बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, ये हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम संभावना नहीं है, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास। अभी जस्ट डिस्कस किए कि किसी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसका मतलब बाहर से चार्ज आया है, तो बाहर से चार्ज आया है तो मास तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। सो इसका राइट आंसर इज द इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, द काउज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। कोई बॉडी चार्ज होता है तो कैसे होता है, मैं क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ, मैं लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको तो देखते ही सब पता चल गया होगा, ठीक है। द काउज ऑफ चार्जिंग, चार्ज का एक ही कारण है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, दो न्यूट्रल बॉडी हैं ए और बी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, अगर गलती से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ भाग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है, वो इलेक्ट्रॉन ही है। ना तो इस घर से इलेक्ट्रॉन निकला रहता, ना यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, ना इलेक्ट्रॉन इस घर पे गया रहता, ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप रहता, तो सबका जिम्मेवार कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 54, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, E इजिकल्स टू F/Q, F/Q, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला पुट कीजिए, mLT⁻², और फोर्स का होता है AT, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ये T का पावर +1 हो, पर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा mLT⁻³ A⁻1, तो mLT⁻³ A⁻1 कौन सा होगा दोस्तों, तो ये 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यही मैच कर रहा है, चूंकि टी का पावर -3 तो होगा, या -2 पहले से है, ये प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो यही हो ना हो ये यही आंसर हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, mLT⁻³ A⁻1। ओके, आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 स्टेट कूलम इक्वल्स टू, ठीक है, अगर एक स्टेट कूलम है वो कितने कूलम के बराबर होगा। एक स्टेट कूलम चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है दोस्तों, तो ये किसके बराबर होगा, अगर कहें कि एक स्टेट कूलम है तो कितने कूलम के वो बराबर होगा, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ दिस, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/3 ऑफ 10⁻⁹, ठीक है, ये स्टेट कूलम होगा, याद रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट, क्या है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इस सिग्मा है, तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो कंडक्टर का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा σ/ε0, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर है ना दोस्तों, ये कंडक्टर है, कंडक्टर सामने क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी σ/ε0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू, 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा -3 × 10⁹ ESU। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सब है ये, ठीक है। तो याद रख लीजिए, इसका राइट आंसर ये फर्स्ट होगा, इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज्ड होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा कहाँ? उसके अंदर। तो क्या होगा भाई? ये तो जीरो होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, चूंकि अंदर में कोई चार्ज है नहीं, और जब भी हम फील्ड फाइंड करते हैं तो कोई चार्ज होता है, उसके कारण से हम कुछ डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो कि फार्मूला होता है E=KQ/R², KQ/R²। तो यहाँ तो चार्ज तो अंदर में है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कहता है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस this and this in air and separated by a distance of this, the force between them is। ये तो आसान सा सवाल है कि F = फार्मूला पुट कीजिए KQ1 Q2/R²। K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू दिया है 2 × 10⁷, और Q2 का वैल्यू दिया है 3 × 10⁷। ये दोनों वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, और दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ याद रखना है कि इसको मीटर में लाना होगा, तो 30 × 10⁻² हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व किया हूँ। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 6 न्यूटन मीटर। कितना था दोस्तों? 6 न्यूटन, ठीक है। फोर्स फाइंड करना था ना, तो फोर्स है, सॉरी, ये न्यूटन मीटर नहीं होगा, सिर्फ न्यूटन होगा, मीटर गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, मीटर नहीं होगा यहाँ पे। क्या पूछा गया? चार्ज फोर्स पूछा गया ना, सेपरेटेड बाय द फोर्स बिटवीन, ये न्यूटन होगा, 6 न्यूटन आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P is placed at in a uniform electric field E, the torque acting on it will be, ठीक है। अगर कोई if an electric dipole moment P is placed in uniform electric field E, the torque acting on it will be, तो टॉर्क क्या उस पर एक्ट होगा? P×E होगा, ठीक है। इस पर फोर्स टॉर्क क्या लगता है? टॉर्क = P×E, ठीक है, P×E। लेकिन कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसी के अलोंग है, ये ऐसे है, तो इस वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगेगा वो जीरो लगेगा। लेकिन इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया है, सिर्फ टॉर्क पूछा है, टॉर्क होगा P×E, तो राइट आंसर हो जाएगा E नंबर, ओके। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सरफेस इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई सरफेस है जो कि क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इनक्लोज करता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज। तो दोस्तों, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो जीरो क्यों होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इसलिए होता है दोस्तों, चूंकि ये चार्ज जो होते हैं उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, नेचर अपोजिट होता है। ये पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से फील्ड लाइन बाहर की तरफ, फील्ड लाइन बाहर जाएगा, सरफेस को कट करेगा, मतलब फ्लक्स कट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएंगे, सरफेस को कट करेगा फील्ड लाइन, तो मतलब कि फ्लक्स जनरेट होगा। तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से डेवलप होगा, उतनी फ्लक्स नेगेटिव चार्ज की वजह से डेवलप होगा। तो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स इतना हो जाएगा, जीरो। एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और दोनों इक्वल होंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। एक आपके लिए एक शानदार सी शायरी है कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। दोस्तों, अगर हम अपने हौसलों विश्वास रखते हैं तो फिर मुश्किलों की कोई औकात नहीं होती कि वो हमें हरा सके, ठीक है। अगर हम मेहनत करेंगे तो किस्मत को भी हमारे आगे झुकना पड़ेगा, मेरे मेहनत के आगे झुकना पड़ेगा। तो चलिए, इसी शुभकामनाएं के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।